Hello everyone, this is Ashish here and I teach physics to all of you. बेसिकली हम लोग वेक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और वेक्टर में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है। जितना मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया है आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। और वेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वेक्टर समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद आप लोग फिजिक्स में हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, जब आप लोग डायनामिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को विदाउट वेक्टर नहीं समझ में आएंगी। दैट्स वाई वेक्टर को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। वेक्टर में ध्यान से आप लोग समझते जाइए कॉन्सेप्ट्स को, और उसके साथ मैं जितने भी एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ उसके साथ कॉन्सेप्ट को रिलेट करके उनको समझिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्योरली क्वेश्चंस करेंगे, तब आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। बट वी आर डूइंग फर्स्टली कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट हम लोग उसके साथ साथ हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल्स। लेकिन कुछ समय बाद हम लोग प्योर क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग जो अब तक आपने पढ़ा है उसका यूज करते हुए क्वेश्चन को तोड़ेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है। यदि आप लोगों को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी उस क्लास में नहीं हो जहां आप लोगों के लिए चीजें स्मूथली चल सकें। अभी आप लोग लोअर क्लासेस में हो। अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये वेक्टर जो है आप लोग 11th में पढ़ते हो तो उस लेवल से सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को देना है नोट्स को रिवाइज करने में। क्योंकि अगर साथ के साथ नोट्स रिवाइज करोगे, 1 से 2 बार उनको रिपीटेशन में लेके आओगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में प्रिसाइज हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो आप लोग तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना। क्यों? क्योंकि अभी तो समझ में आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आते हुए भी सारी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। तो नोट्स को आप लोग रिपीट करिए, नोट्स नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करिए। हो सकता है कि आप लोग 2 से 3 बार उनको रिपीट करिए। जब आप लोग ज़्यादा टाइम से उनको रिपीट करते हो तो आप लोगों को खुद कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और उसके साथ साथ आप लोग वहीं से अपने डाउट को निकाल कर लाते हो। या फिर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आ गए लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि ये चीज़ मेरे को परफेक्टली नहीं आ रही है, या फिर उसमें कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा। जब क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा तो डेफिनेट सी बात है कि आप ये समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यदि आपके माइंड में कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आया या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन आया, कहीं भी आपको लगा कि ये चीज मेरे को दोबारा रिवाइज करनी है, या फिर अपने आप से आपने एक क्वेश्चन को फ्रेम आउट करने की कोशिश करी, जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने पढ़ा है हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते हैं। तो इसका मीनिंग सिंपल है कि आप लोग एक सही रास्ते पर हो, आपकी लर्निंग प्रॉपर चल रही है। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं बनते तो थोड़ा सा आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है। देन फिर आप लोग काम करना स्टार्ट करिए। तो ये सब कुछ होगा आप लोगों की रिवाइज करने से। जितना टाइम से आप रिपीट करोगे, जितना टाइम से आप रिपीट करोगे उतना बेटरली आप लोग अपनी लर्निंग को बढ़ा पाओगे। चलिए देखो, अभी जितने बच्चे मेरे साथ लाइव हैं एक बार सभी से चाहता हूं कि आप लोग सेशन को लाइक करो यार, सबसे पहले लाइक करो। चलिए अब देखो, मैंने आपको कल तक जो कराया था वो कराया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। जब हम लोग किसी वेक्टर में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है, ये चीज हमने सीखी थी। और कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने इसके बेसिस पर करे थे कि इसको हम लोग ये लिखें तो इसका कंक्लूजन क्या निकले। क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ये कैसे हो गया। दैट्स वाई हमने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया। अब आज जो हम लोग करने वाले
वो यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। भाई 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए भाई अब शुरुआत करते हैं यूनिट वेक्टर से। किससे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए किसी स्पेस में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। क्या है? दूसरा पॉइंट है आपके पास बी। एक है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आप 2 पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, इसके लिए एक लैंग्वेज लिखता हूं मैं। व्हाट? क्या? कि 10 न्यूटन फोर्स। देखिए अभी पहले स्टार्ट में जब हम यूनिट वेक्टर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट कलेक्ट करने के बाद एट द एंड उसको समराइज करेंगे। जब सब कुछ समराइज हो जाएगा उसके बाद उसका रिजल्ट हम लिखने वाले हैं, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग along direction AB from A to B, देखो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन AB की डायरेक्शन में। लेकिन अब AB की डायरेक्शन में लग रहा है तो आप कहोगे सर ऐसे लग रहा है या फिर ऐसे लग रहा है। दोनों ही पॉइंट आ सकते हैं, B से A की साइड आ रहा है, A से B की साइड आ रहा है। तो हमने मानकर चला, हमने यहां पर एक लैंग्वेज लिखी A से B की साइड जा रहा है। कहां से? A to B जा रहा है। अब सेकंड कोई पर्सन कहता है नहीं ये 10 न्यूटन नहीं है, यहां पर 5 मीटर डिस्टेंस है ना। कोई भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता है, बाकी सारी लैंग्वेज सेम रहती है। क्या रहती है? यहां पर फोर्स की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट समथिंग। या फिर मैं यहां पर आपसे वेलोसिटी की बात कर दूं, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड समथिंग और। डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी, ए टू बी, यानी कि अलोंग दिस। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं। ए से बी की साइड इतना बड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ा ये सब कुछ लिखने के लिए कि मानकर चलिए कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या? ए से बी की साइड में एक फोर्स लग रहा है, या कोई बॉडी ए से बी की साइड में मूव कर रही है, कितने की वेलोसिटी से इतने की वेलोसिटी, या फिर इतना फोर्स लग रहा है ए से बी, या फिर मैं ये कहूं कि बी से इस साइड में लग रहा है। तो इतना बड़ा लैंग्वेज मुझे लिखना पड़ा। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने एक नए पॉइंट को समझने की कोशिश करी कि भाई इतना सब कुछ ना लिखा जाए, अब इसको शॉर्ट कर दिया जाए। तो शॉर्ट हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, मानकर चलिए ए से बी की साइड हम लोग जा रहे हैं,
तो ए से बी की साइड जाने के लिए हमने बोल दिया कि ए टू बी, और ये डायरेक्शन इसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ये डायरेक्शन ए है, यानी कि ए से बी की साइड में क्या एक कैप हमने बना कर रख दिया। कैप क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, आई होप आप लोगों को याद होगा। क्या ए से बी की साइड मैंने ये वाला पॉइंट आपको समझाया था, याद है ना सभी को? अगर नहीं याद है तो ध्यान कर लीजिए। अब मानकर चलिए, अब ये फोर्स है, क्या है ये? क्या है बेटा? ये क्या है? दिस इज द फोर्स। अब ये फोर्स है, तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मानकर चलिए ये फोर्स है। अब फोर्स वेक्टर है, क्या है? फोर्स एक वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है? एक है। अब भाई देखो, इतना सब कुछ लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया? एक फोर्स है जो 10 न्यूटन है, और एक कैप का मतलब है कि ए से बी की साइड ऐसे कोई भी फोर्स लग रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? यानी कि इतना लैंग्वेज लिखने की बजाय उसको शॉर्ट कर दिया गया। तो यूनिट वेक्टर की जरूरत कैसे पड़ेगी वो आपको समझाता हूं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखो, यही पॉइंट वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की साइड मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है? एक कैप की डायरेक्शन में कर रहा है। किसकी डायरेक्शन में कर रहा है? एक कैप। कैप क्या शो करता है? कैप शो करता है डायरेक्शन को। आपको मैंने समझाई थी, एक्स डायरेक्शन की बात करी तो एक्स के ऊपर कैप लगा दिया था, वाई डायरेक्शन की बात करी थी तो वाई के ऊपर कैप लगाया था। तो इसी तरीके से हमने यहां पर ए टू बी के लिए ए डायरेक्शन, एक के ऊपर कैप लगा दिया। ठीक है भाई, इतना पॉइंट सभी को समझ में आया? यस और नो? अब चलिए इसके लिए एक और, अब देखो यूनिट वेक्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो केवल मैंने समझाने के लिए यूज किया आपके लिए। अब हम लिखेंगे जो लिखने वाला पॉइंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो बेटा? ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, है ना, और उसके साथ साथ ए की कैप लगा देते हो, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो। अब ए कैप को लिखने के लिए आप क्या करोगे? सर ए वेक्टर दिस, क्या करोगे? ऐसा कुछ करने वाले हो। अब यहां पर ये क्या है? यहां से लिख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इसको क्यों यूज करते हैं? और अब देखिए, थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमने ए के ऊपर कैप लगाया है, इसमें ए वेक्टर में डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो जब जो वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो आफ्टर डिवाइड हमारे पास में एक वैल्यू बचती है, क्या? 1। अब सोचिए 5 में डिवाइड किया 5, तो क्या आया? 1। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट, यानी 1। अब देखो 1 क्यों यूज कर रहा है, उसका रीजन अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ए के ऊपर जो हमने कैप लगाया, क्या लगाया? ए के ऊपर कैप लगाया, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी आप लोगों को नोट कराता हूं, और कुछ चीजें अभी और भी हैं जो इसमें समझने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखो, यूनिट वेक्टर के लिए कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। It is a vector. It is a vector whose magnitude whose magnitude
एक मिनट दीजिए भाई लोग ना। whose magnitude one and its purpose is to be describe the direction in space। अब पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग ए कैप से लिख रहे हैं, ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा 1, यानी कि यूनिट वेक्टर का क्या रहेगा 1, क्या रहेगा यूनिट वेक्टर का 1। लेकिन इस वेक्टर को हम लोग यूज क्यों करते हैं? इस वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। क्या? किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। या जैसे हमने यहां लिखा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक कैप लगाया, तो इस कैप को हम लोग यूज करें केवल हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब एक और पॉइंट आएगा कि सर जो मैग्नीट्यूड 1 है, ये इसको नाम हमने यूनिट वेक्टर क्यों दिया? यूनिट वेक्टर इसलिए दिया बिकॉज आप लोग जानते हो ए कैप यानी कि ये किसके लिए? केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए? डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब जब डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई किसी भी मैग्नीट्यूड में करें, किसी भी मैग्नीट्यूड में करें तो दैट इज सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। अब देखो जिसमें मैग्नीट्यूड है 1 है, जिसका जैसे हम बात करें 5 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करते हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो क्या आएगा? 10 आएगा। यानी कि एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा फॉर्म जिसका मल्टीप्लाई किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ करें तो वो रिजल्ट सेम दे, और दैट इज 1। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनिट वेक्टर। समझ गए? आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आया। चलिए वेट करिए, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं। इसी में नेक्स्ट देखो ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है, और ये की पॉइंट्स आपको काफी टाइम्स हेल्प करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझाने में, क्वेश्चन को समझने में। यूनिट वेक्टर इज देखो नो यूनिट। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। any physical quantity by itself। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा इस बात। जो यूनिट वेक्टर है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं करता, ना ही रिप्रेजेंट करता, बट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगकर उसके साथ में जुड़कर उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को समझाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती। यूनिट किसकी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होगी। यस और नो? देन जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वो डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी यूनिट होएगी नहीं। ठीक है, ध्यान से पॉइंट को समझना। अब इनको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय like ए के ऊपर कैप, बी के ऊपर कैप लगा दिया, ई के ऊपर कैप लगा दिया, कुछ भी जो भी है उसके ऊपर कैप जहां पर भी लिखा दिखे
तो आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इट इज द यूनिट वेक्टर। इस ये डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया गया है, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं की गई है, मैग्नीट्यूड इसका 1। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क राइट नाउ। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नोट कर लो, किसी को कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा है तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। क्या इसके बाद हम लोग किसी भी नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो समझना। जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने समझाया एक्स और दिस इज द वाई, तीसरा जेड। बट कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं एक्स वाई सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई के लिए बात करते हैं। एक्स एंड वाई क्या हेल्प करेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, और इनकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में आपको बोली जाए, उसका मीनिंग क्या हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और दिस इज द जेड एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इनका स्टैंडर्ड नोटेशन जो है, किसका, किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए स्टैंडर्ड जो नोटेशन है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया गया है आई कैप। क्या यूज किया गया है, आई कैप यूज किया गया। क्या यूज किया है बेटा, आई कैप। आई कैप, ये क्या है जे कैप और दिस इज द के कैप। एक्स वाई और जेड इनके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं और उसमें आप लोगों को कोई भी डायरेक्शन बताई गई है तो उसको समझाने के लिए जो एक्स एक्सिस के लिए जो है यूज किया गया नोटेशन वो आई कैप, वाई के लिए सॉरी जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये ध्यान से समझना, ये याद रखने अब आप लोगों को। अब हम लोग जैसे स्टार्टिंग में याद होगा हमने क्या लिखा था, एक्स के ऊपर कैप लगाया था, वाई के ऊपर कैप लगाया था, जेड के ऊपर कैप लगाया था। बट अब हम लोग क्या देखेंगे, अब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाने के लिए वी विल यूज आई कैप, वाई एक्सिस को दिखाने के लिए जे कैप, जेड एक्सिस को दिखाने के लिए के कैप। समझ गए ना। अब हम लोग ये नहीं करेंगे जो अब तक हमने किया था, क्योंकि अब हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशंस जान चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो मैं जानता हूं, क्या कि सर आई जे के ऐसा ही क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रख दिया। भाई देखो, अब आप ये कहोगे तो इसमें मेरा एक ही पॉइंट है, जो नोटेशन दिए गए उन्होंने दिए हैं भाई, सिंपल है। कहते ना जो आपके पूर्वजों ने दे दिया वही है, तो वही पढ़ते आएंगे, वही पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, सर एक्स वाई जेड, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आई कैप को यूज किया गया है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी तो होता है। कौन सा सर, ये वाला। आपको याद है, कितने बच्चों को याद है, मैं ऑलरेडी आपको समझाया था डायरेक्शन कितनी, सर डायरेक्शन कितनी, बोला 6। कितनी डायरेक्शन, 6 डायरेक्शन। अब ये किसको दिखा रहा है, माइनस का एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। अब माइनस एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए सीधा आप लोग क्या लगाओगे, आई कैप लगा दोगे। क्या लगाओगे, आई कैप। अब इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या यूज करने वाले हो, माइनस का जे कैप, और इसके अपोजिट इसकी बात करना चाहोगे तो क्या होगा, इसको बोलोगे सर माइनस का के कैप। केवल माइनस साइन यूज करने से ही आप लोग समझ पाओगे कि एग्जैक्टली दे क्या रखा है, एग्जैक्टली पॉइंट किसके लिए डिस्कस कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो पूछिए। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए सेट करता हूं और उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज करिए
कोई एक एम साइज का ब्लॉक दे रखा है, क्या दे रखा है, एम साइज का ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है F1, क्या लग रहा है, F1, दैट इज 5 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन। अब ये डायरेक्शन लगा, दूसरा एक और फोर्स लगा हुआ है, कौन सा, दिस इज द F2, कितना, 10 न्यूटन। अब एक और है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसको हम लोग F3 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, F3 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, F3, दैट इज 15 न्यूटन, कितना, 15 न्यूटन। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं F1 फोर्स को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, F1 फोर्स को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का मेरा तरीका होगा कि 5 न्यूटन फोर्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या यही लिखूंगा, हाँ सर यही लिखेंगे। तो अब एक बात बताओ, इतना बड़ा नोटेशन लिखने की जरूरत क्या, सॉरी इतना बड़ा हमें लिखने की जरूरत क्या है, जब हमें पता है इसका नोटेशन क्या होता है, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। सर दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये जो लाइन यूज की जा रही है डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज की जा रही है, किसको, डायरेक्शन, किसके लिए यूज की जा रही है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज की जा रही है। तो क्या मैं F1 को क्या लिख सकता हूं, 5 न्यूटन, क्या लिख सकता हूं, 5 न्यूटन, और इसको दिखाने के लिए एक्स एक्सिस नोटेशन क्या है बेटा, आई कैप है ना, क्या है, आई कैप है, यस और नो, बच्चा पार्टी समझ में आया क्या, बोलो तो, सर नहीं आया, कोई बात नहीं और समझाते हैं। अब देखो F2 को डायरेक्शन दिखा दी, F2 का मैग्नीट्यूड दे दिया, अब आपसे बोला जाए व्हाट की F2 वेक्टर का F2 दैट इज कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। क्या वाई एक्सिस पे लग रहा है, वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या हमने नोटेशन यूज किया, सर जे कैप यूज किया है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, क्या सर, F3 भी बता दो इससे, सर F3 भी बता दो, वो कितना है, 15 न्यूटन, कितना, 15 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है, जेड की है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नोटेशन फॉर जेड डायरेक्शन, के कैप। ओके, इज इट ओके, समझ में आया क्या, बोले तो समझ में आया कि नहीं आया, सर और भी समझाओ, कैसे, ये वाला समझाओ। मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओहो, चलिए इसके लिए हम लिख लेते हैं, मान लीजिए दिस इज द 20 न्यूटन, दिस इज द 25 न्यूटन, दिस इज द 30 न्यूटन। इसको मैं बोल रहा हूं F4, F5, इसको बोल रहा हूं F6, क्या बोल रहा हूं, F6 बोल रहा हूं। नाउ आई एम यूजिंग F4, और इसके ऊपर लगाया, F4 के ऊपर लगाया हमने 20 न्यूटन, क्या लगाया, 20 न्यूटन। इसमें F5, सॉरी भाई, 20 न्यूटन डायरेक्शन भूल गए हम, इसमें क्या लगाओगे, माइनस का आई कैप डायरेक्शन, और माइनस का 20 न्यूटन आई कैप, क्या, 20 न्यूटन। ओके, चलिए अब F5 क्या है, 25, तो 25 न्यूटन
और इसके साथ हम यूज क्या करेंगे बेटा, इसको जे एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी वाई एक्सिस पर जे कैप हम यूज करते हैं, दैट्स वाई यहां पर माइनस का जे कैप लगाओगे और माइनस का 25 जे कैप। नाउ अगेन लास्ट हमारा बचा F6, ठीक है, और सीधा मैं इसको लिख रहा हूं 20 न्यूटन के ऊपर कैप। अब इसके बाद किसी भी बच्चे का एक क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए कि सर इसको कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट को मैंने समझाया कि किस तरीके से आपको दी जाए। अब ये इतना बड़ा लैंग्वेज में डिफाइन, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए इतना सब कुछ नहीं दिया जाएगा, केवल इतना दिया जाएगा और इससे आपको समझना होगा कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा है वो। फटाफट से नोट करिए। चलिए भाई, सभी को समझ में आया क्या? चलिए ओके। अब जो चीज मैंने लिखी है इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार, जिससे आप लोगों को कुछ चीजें बाद में याद रहे। आई कैप किसके लिए यूज किया जाता है, क्या है? यूनिट वेक्टर along positive x-axis। समझ गए भाई? वन मोर, एक इंपोर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? फर्स्ट वाले सबसे पहले बताओ, आई कैप मॉड, जे कैप मॉड, के कैप मॉड, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनीवन एल्स, कोई भी बताते हैं, कोई भी। सर इसको हम ना 1 लिख सकते हैं। देन फिर इसको क्या लिखेंगे? सेकंड वाले को क्या लिखेंगे? सेकंड वाले को ओहो भाई डिलीट किया, किसी ने तो डिलीट किया। अरे बहुत सही, हम आपसे एक्सपेक्टेशन यही रखना है कि आप -1 लिखो। बाई मॉड लगा है इसका 1, क्या 1? डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? माइनस क्या है? मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, 1 के इक्वल है ना। ओके चलिए, आगे भी आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके क्लियर? किसी को भी कोई क्वेश्चन?
चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज द ए वेक्टर, ये बी वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर दे रखा है। इसमें आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी इतना काम नहीं करना, इतना तो आपको आता है। अब इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब बताओ ओ सर ये क्या 1 + 1 = 2? किसी के माइंड में आया क्या 1 + 1 = 2? कितने बच्चों के माइंड में आया? जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो यार। भाई यार लड़ाई ना करो यार, कोई बात नहीं, गलती करो करेक्ट हम करने के लिए हैं ना उसको। क्यों भाई? यार तुम लोग यार क्लास को शेयर नहीं करते हो ना, अब शेयर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा ना यार, शेयर करना सीखो। चलो अब देखो ए कैप प्लस बी कैप और इसका मॉड निकालने की बात कर रहा है, इसका रिजल्ट है। देन अब आप लोग जानते हो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 1। इसको हम क्या लिखते हैं? दिस इज ऑल्सो 1। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जितना भी ए वेक्टर है, जितना भी ए वेक्टर की लेंथ है, उसमें से 1 यूनिट कट कर लिया। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट उसमें से कट कर लिया और इस डायरेक्शन को दिखा दिया उसने। ऐसे ही इसमें से 1 को कट कर लिया, जितनी भी लेंथ हो उससे कोई मतलब नहीं, कितना 1 लेंथ का काम कर लिया, कितना 1 यूनिट 1 ब्लॉक कट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। ओके, तो इस जगह पर हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भाई मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो डायरेक्शन तो है ही ना उसमें। हाँ है ना? 1 + 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 की वैल्यू 1/2। ओहो सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आज जो सोचा नहीं था तभी तो हम बता रहे हैं, अगर सोचे होते तो फिर ही क्या बात थी। चलिए आगे देखो, अब मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट जान लिया, बी पॉइंट जान लेते हैं। ए कैप बी कैप, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। अरे इसके लिए आप सब जानते हो क्या? एंगल दे रखा है 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 × 1 × 1 cos 60। It is 1 + 1 + 2 समझे? यस और नो? यस और नो? ओके चलिए एक क्वेश्चन, अब इतना मैंने किया, तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे और इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। क्या सर? 2a कैप + 3b कैप, इसका जवाब आप लोगों को देना है। जवाब आप लोगों से चाहिए A B C, ठीक है?
ये तो आप 11th में पढ़ रहे हो। बड़े कमाल की बात है ना यार, जो आप 11th में पढ़ रहे हो वो 8th क्लास के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। भाई कहाँ पे, प्लस पे पढ़ाई करता है क्या? क्या भाई संदीप, प्लस पे पढ़ रहा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया यार, कोई तो बोलो आंसर, तो कोई नहीं दे रहा यार। आया आया, एक दो आंसर आया। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा लगा यार। यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप लोग रिप्लाई करोगे। क्या करोगे? रिप्लाई करोगे। देखो ये क्या है, इसका 1, इसका मल्टीप्लाई किया 2। देखो ये चीज मैंने आपको समझाई थी ना, नहीं समझाई? समझाई अब गुरुदेव। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई cos 60, ठीक है। 4 + 9, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 6, इट इज। समझे बच्चा पार्टी? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखो, बहुत अच्छे पॉइंट की साइड मूव करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाई सबके आंसर हम देखते हैं, सबके कमेंट हम देखते हैं, बट रेस्पॉन्ड हम नहीं करेंगे। जब जरूरत होगा हम रेस्पॉन्ड करेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सर सुना सुना लग रहा है, जो बच्चे 11th में उनके लिए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए मैं एक वेक्टर बनाता हूं। मैंने एक वेक्टर बनाया, ये आर वेक्टर। क्या बनाया? एक आर वेक्टर बनाया। क्या बनाया? एक आर वेक्टर। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझना बेटा। इस आर वेक्टर को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? सर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंप्लीट करिए तब हम आपकी बात समझेंगे। जैसे सर लिख सकते हैं ट्राइंगल A + B। अब आर को आप क्या लिख सकते हो? सर आर को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। इसका मीनिंग केवल इतना सा होता है, वो समझिए कि इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं। आर वेक्टर के 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड। ए और बी इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। क्या? आर वेक्टर के कंपोनेंट है। सर ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं है। जो बच्चे पढ़े होंगे सर हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं, हम तो कुछ और ही सीखे हैं। वहां तक पहुंचोगे, रुक जाओ। एक्चुअल क्या होता है वो समझ लीजिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कितने हो सकते हैं उस पॉइंट पर जाएंगे अभी हम। तो आर वेक्टर हमने ड्रॉ किया। आर वेक्टर का एक तो ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। सर ऐसे तो और भी हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। कैसे वो समझाइए। चलिए उस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। क्या क्या अब मानकर चलिए आपको यही वेक्टर जो अभी दे रखा है, एक यही वेक्टर फिर से दे दिया। इस वेक्टर के लिए हम इसके कंपोनेंट निकालें तो कुछ और हो सकते हैं, जैसे दिस। दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर, दिस इज द डी वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी और डी, ए बी सी डी, ये सब के सब हम इनको क्या लिख सकते हैं भाई? ए बी सी। कौन सा लॉ है? पॉलीगन। पॉलीगन रूल लग रहा है, समझ रहे हो? तो सर इस तरीके से देन हम इस तरीके से कितने भी वेक्टर्स को इसी पॉलीगन में, तो कितने भी वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो किसी एक वेक्टर के इनफाइनाइट
कंपोनेंट हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, जितने बनाना चाहो उतने बना सकते हो। सर बनाकर दिखा दो, अरे यार मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, घुमाते घुमाते ले जाऊं और एक का हेड एक के हेड से जोड़ता चला जाऊं, तो इससे तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड as a result of two or more than two vector. These vectors are called वेक्टर कंपोनेंट। इनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? वेक्टर कंपोनेंट। चलिए इसके बाद देखो, अभी नोट करने का समय दे दूंगा, थोड़ा समझिए पहले। जैसे आर वेक्टर को मैंने क्या लिखा? एक तो ए प्लस बी, यानी ए एंड बी इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट्स। अब वेक्टर कंपोनेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। नॉन रेक्टेंगुलर और दूसरा रेक्टेंगुलर। दूसरा कौन सा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा? जो मैंने अभी तक यहां दोनों डायग्राम जो ड्रॉ किए हैं, दोनों के दोनों डायग्राम कैसे हैं? नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे हैं? नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा। देखो, अगर आप लोग इफ यू वांट टू ड्रॉ फॉर दिस, कि मानकर चलिए कि दिस इज द ए वेक्टर, है ना, इसमें ये कोई बी वेक्टर है, यहां पर ये थीटा बन रहा है। इसके बाद हमने क्या किया? एक रिजल्टेंट वेक्टर आर हमने बनाया है इसका। तो ये जो ए एंड बी है, ये दोनों क्या है? नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। किसी भी आर वेक्टर के, जो आर वेक्टर है ए प्लस बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के दोनों रिजल्टेंट वेक्टर के कैसे हैं? किस तरीके के कंपोनेंट है? नॉन रेक्टेंगुलर। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझ लो इस बार। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब देखो, मानकर चलिए कोई ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है, आफ्टर दैट दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर 90 एंगल पर है। कितने पर है? 90 एंगल पर है। अब ये वेक्टर एक और है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? आर वेक्टर। क्या कह रहे हैं? आर वेक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आर वेक्टर।
अब यहां पर ए और बी, फिर से स्टेटमेंट तो वही आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ आर। लेकिन अब ये किस तरीके के हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। कैसे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ए और बी एक दूसरे पर 90 एंगल पर जुड़े हुए हैं। अब किसी भी रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट हैं, ये कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। किसी भी किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। लेकिन नॉन रेक्टेंगुलर तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, मैक्सिमम कोई उसमें नहीं है डिफाइन। जितने भी बोलोगे आप नए से नए बनते चले जाएंगे, कुछ नया करते चले जाओ, बनते चले जाएंगे। अब ये 3 कैसे होते हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, डायग्राम जितना सुंदर बनेगा उतनी चीजें आपको बेटरली समझ में आएगी। क्या बनाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या मैंने बनाया ये मुझे बताने की जरूरत है क्या। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं, एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। अब वेक्टर कैसे ड्रॉ किया मैंने, कुछ ऐसे। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैंने बोला थोड़ा सा रुकिए, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, फील लाते हैं, 3D वाला फील लेकर आते हैं ना। ये वाला कोई वेक्टर है मानकर चलिए। जैसे सपोज करिए आपके रूम का कोई भी कॉर्नर, कोई रूम का कोई भी कॉर्नर है, और नीचे फ्लोर से और आपके छत का किसी भी कॉर्नर को डायगोनली ऐसे अटैच कर दिया गया। समझ रहे हो, ये कोई एक वेक्टर है। चलो इसको मैं उठाकर ऐसे ही बनाता हूं, बड़ा सिंपल सा ऐसे, ठीक है। दिस इज, अब आप समझ पा रहे होंगे, फील आ रहा है ना, हाँ अब समझ में आ रहा है। चलो अब ये कोई आर वेक्टर है, इसमें हम क्या करते हैं, इस वेक्टर की टेल जो है यहां से देखा, एक वेक्टर एक कंपोनेंट, हाँ या ना। अब इसके हेड पर हमने क्या किया, इसके हेड पर हमने क्या किया,
दूसरा। इसके बाद हमने कोर पॉइंट गेम प्ले किया, ये तीसरा। पहला, सेकंड, थर्ड किसके हेड से जुड़ गया? जुड़ गया ना। फर्स्ट का टेल, देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे, थोड़ा समझिए। ये वाली जो डायमेंशन है इसको आप क्या बोलते हो? आर जेड बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? इसको आर जेड बोलते हो। इसको जो ऊपर वाला है इसको आप क्या बोलोगे? आर वाई। क्या बोलोगे? आर वाई। इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज द आर एक्स। हा या ना? ये जेड में है, ये कंपोनेंट आर वाई में है, और ये वाला किस में? आर एक्स में है। किस में है? आर एक्स में है। समझ गए? अब देखो पहले का, इससे देखोगे फर्स्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करें। दिस वन, टेल, हेड, सेकंड का टेल, फर्स्ट का हेड, सेकंड का हेड, थर्ड का टेल, और हेड पर यानी कि थर्ड के हेड पर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लगा हुआ है। ट्रायंगुलर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पॉलीगन वाला भी समझ में आ गया? दोनों चीजें दिख रही हैं, वैलिड है या नहीं है? हाँ है ना? तो इस तरीके से यहां आप लोग जो लिखोगे, आर व्हाट, आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई, हाँ या ना? चलिए, अब ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। तो किस तरीके से रेक्टेंगुलर 90 एंगल पर जो है 90 एंगल पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। अब देखो, अब यहां पर विजुअलाइज करना है आपको व्हाट, कि इसके साथ ये वाली बात करें तो देखो ये क्या है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे वाई है, ऐसे जाएगा, दिस इज द वाई। अब वाई के साथ में, अब ये देखो एक्स, अब वाई के साथ में क्या है, ऐसे जाता है। देखो सपोज करिए, सपोज करिए आपके रूम का कोई भी एक कॉर्नर है और छत के दूसरे कॉर्नर, अपोजिट साइड के दूसरे कॉर्नर से आपने अटैच करना है। तो आप कैसे जाओगे? आप या तो पहले फ्लोर पे ऐसे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। अब दूसरा पॉइंट समझिए इसका, आप क्या करोगे? जिस कॉर्नर से आपने रस्सी को बांधा उसी रोप से पहले ऊपर ऐसे जाओ, फिर आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ। आपने एंगल पर नहीं जाना, 90 एंगल पर टर्न लेना है। क्या लेना है? 90 एंगल पर टर्न लेना है। किसी रूम का कोई भी कॉर्नर आप लोग विजुअलाइज करो जो बिल्कुल मतलब फ्लोर यानी कि जमीन में कोई भी है, वहां पर कोई भी कॉर्नर अज्यूम कर लो, कोई भी कॉर्नर अज्यूम करो। हमने कोई भी एक कॉर्नर यहां पर अज्यूम किया है, और छत का दूसरा वाला कॉर्नर अपोजिट हमने अज्यूम किया, दूसरा वाला कॉर्नर अज्यूम किया। ओके, समझ लिए? अब इस कॉर्नर से मैंने आपको उस कॉर्नर तक जाने के लिए क्या बोला कि भाई काम करो, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाओ, लेकिन टर्न आपका किसी एंगल पर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर 90 पर होना चाहिए। तो आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, पहले तो ऊपर चढ़ते हैं ऐसे, फिर हम ऐसे जाते हैं, कैसे? फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। पहले आपने क्या लिया? ऊपर गए, ऐसे टर्न लिया एंड दिस टर्न लिया, प्रॉपर 90 एंड उस एंडर तक पहुंच गए हम। तो क्या यही पर पॉइंट है ना? पहले आप ऐसे आए फिर ऊपर गए। देखो किसी भी लोअर कॉर्नर से, किसी भी लोअर कॉर्नर से आप ऐसे गए 90 पे, फिर आपने ऊपर चढ़ा, फिर ऐसे गए, फिर यहां तक पहुंच गए। सपोज करिए, या फिर एक काम कर सकते हो, उस कॉर्नर से पहले नीचे जाते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर ऐसे आते हो। समझिए थोड़ा सा, क्या आपने इस कॉर्नर से हो, इस कॉर्नर पे हो, तो आप यहां से ऐसे गए, ऐसे चढ़े, फिर ऐसे गए। तो क्या अब यहां से ऐसे बांध के समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता? क्लियर हुआ? विजुअलाइज हुआ कि इसका मीनिंग क्या है? रेक्टेंगुलर पर किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। यस और नो? सभी को समझ में आया नहीं आया? भाई किस किस को पॉइंट समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सभी को समझ में आ गया? यस और नो?
चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्लीज क्लियर माइंड, इज आर इज द कंपोनेंट इज, भाई आर एक कोई वेक्टर है और उसके कंपोनेंट, आर कोई एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, ये मैक्सिमम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, लेकिन ये प्रॉपरली आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, लेकिन आई एम प्रोवाइडिंग सम हिंट, सम क्लू फॉर नेक्स्ट टॉपिक। अब सपोज करिए आपके सामने नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, resolution of vector, resolution of vector in xy axis, इन xy एक्सिस या फिर xy प्लेन बोल सकते हैं, xy प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन ले रहे हैं ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक तो बनाया x एक्सिस, this is the x, this is the y, this is the y, और ये इसका ओरिजिन O मानकर चलते हैं। अब हमने कोई एक वेक्टर लिया और वो वेक्टर r वेक्टर मानकर चलिए, इसका ये पॉइंट A ले लिया और दिस इज द R, क्या किया, दिस इज द R। ओके, अब R जो रिजोल्यूशन वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, टॉपिक है हमारा, और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे किसके, R वेक्टर के, किसके, R वेक्टर के। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमने क्या लिया, इट इज 90, इट इज 90। ओके, अब एक क्या हो गया हमारे पास, दिस वन। अब इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, बी। अब किसी आर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं, दिस वन, दूसरा दिस वन, हाँ या ना सर, हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया, ये एक्स एक्सिस पर हो गया, ये वाई एक्सिस पर हो गया, हाँ या ना। अब यहां पर मैं पॉइंट अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, व्हाट। अब इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेरे को निकालने हैं, तो आपको एक पॉइंट विजुअलाइज हो रहा होगा कि ओ ए बी इज द राइट ट्राइंगल, इज द राइट ट्राइंगल, और जब राइट ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल हियर। अब इसमें मेरे पास इट इज आर, इट इज आर। अब ओबी अगर मेरे को निकालनी है, क्या निकालना है, ओबी निकालना है या फिर ए बी निकालना है या बी ए निकालना है, क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिखूंगा साइन थीटा बी ए अपॉन, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस। देन बी ए की बात करें तो ये क्या निकल के आ गया बेटा, आर साइन थीटा, हाँ या ना। इसको हमने क्या लिखा, दिस। ओके, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट, अब इसको हमने साइन थीटा लिखा, यानी कि बी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, आर साइन थीटा निकला। अब ओबी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो
OB का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है cos थीटा की हेल्प से, OB अपॉन R बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OB को हम निकालें तो क्या निकल के आया, हाँ या ना भाई, निकल के आया या नहीं आया, यस और नो। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, या फिर हम लोग इसको लिखने की बजाय हम एक काम और कर सकते हैं, व्हाट, दिस इज द आर, दिस इज द वेक्टर हेड और सेकंड की इसकी टेल लगी है, इसका लगा है, तो क्या हम इसको ओ ए वेक्टर पर ओ बी प्लस बी ए कैन बी राइट लाइक इट, यस और नो। सर लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, तो क्या इसकी हेल्प से ओ ए वेक्टर को हम ये नहीं लिख सकते, देखो ओ बी, दिस इज द क्या निकला भाई, ओ बी क्या निकला, आर कॉस थीटा, ये क्या निकला, आर साइन थीटा, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, इसके साथ इसमें जो हम डायरेक्शन को लिखेंगे वो आई कैप, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम क्या लिख रहे हैं, आई कैप। वन मोर व्हाट, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, और वाई एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, जे, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो भाई जल्दी बता दो, ओके, पॉइंट समझ में आया सभी को। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ वाई, क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई। आर ऑफ एक्स का मीनिंग हो गया एक्स कंपोनेंट, क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, और इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, वाई कंपोनेंट, क्या, एक तो एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट, ओके। अब इसके बेसिस पर हम एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्या, हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ओ ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स आई कैप, आर ऑफ वाई जे कैप। देखो भाई आज मैं इतना ही कराऊंगा, आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, और अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितना पढ़ाया है उतना सब कुछ आप लोग रिवाइज करके आओगे, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं आगे आपको लेकर जाऊंगा, इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों के साथ आपके फ्रेंड्स भी जुड़ पाएं। थैंक यू, ओके।